आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली के रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नेहा। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजाना आपके साथ कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं जो आपकी सेहत से जुड़ा होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सजग करें ताकि आप अपना ख्याल जो आम बीमारियां होती हैं उनके बारे में रख सके। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। इस सिलसिले को जारी करते हुए श्रोताओं, आज बातें करेंगे टाइप्स ऑफ एब्सेस विषय पर, यानी कि जो हमारे शरीर में कई तरह के फोड़े हो जाते हैं या फिर इसे हम पंसिका भी कहते हैं। इस विषय पर बात करेंगे। ये किस तरह के होते हैं, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया जा सकता है और कारण क्या होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आज का विषय है और इस विषय पर बहुत सी जानकारी हम सभी के साथ साझा करने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर निखिल गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर सर्जरी ABVIMS से, साथ ही आप हैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो दिल्ली पर। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का जो विषय है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फोड़े हमारे शरीर में हो जाते हैं जिन्हें हम एब्सेस बोलते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आपके पास बहुत से प्रश्न होंगे इसके बारे में जानने के लिए। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक गाने की ओर जाएं, हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही सवाल मन में आता है कि ये एब्सेस आखिर चीज क्या है? देखिए, ज़रूर, जैसा आज के प्रोग्राम का शीर्षक है एब्सेस, तो मैं बताना चाहूँगा सभी श्रोताओं को कि एक आम आदमी के लिए एब्सेस क्या है। एब्सेस का मतलब ये है शरीर में पस बनना या मवाद बनना, और ये शरीर के बाहरी हिस्सों में भी हो सकती है जो दिखाई देती है हमको, जैसे हाथ में, पैर में या गर्दन में या बगलों में, अंडर आर्म्स में। ये वो कॉमन जगह है जहाँ पे हमको मवाद या पस देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ ही किसी किसी मरीज में ये एब्सेस शरीर के अंदर भी हो सकती है जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि लिवर एक बहुत कॉमन ऑर्गन है जिसमें मवाद या लिवर एब्सेस बन सकती है। ऐसे पेट के और हिस्सों में भी मवाद बन सकती है। इनफैक्ट ब्रेन में भी, जिसको हम ब्रेन एब्सेस कहते हैं या सेरेब्रल एब्सेस कहते हैं, वहां भी बन सकती है। तो लेकिन दोनों के वजह अलग अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स, दोनों की प्रेजेंटेशन भी अलग है और इलाज भी उसके हिसाब से दोनों तरह का अलग अलग है, जो हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो फोड़े होते हैं, एब्सेस होता है, वो ज्यादातर शरीर के ऊपरी हिस्से में देखा जाता है। लेकिन ये भी एक जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि शरीर के अंदर भी हो सकता है। जैसे आपने कहा, लिवर एब्सेस भी हो सकता है या फिर एब्डोमेन के और भी हिस्सों में ये फैल सकता है और ब्रेन में भी हो सकता है। तो इन तमाम सारी बातों पर और भी रोशनी डालेंगे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, एक मैसेज मेरे पास आया है जहां पर 35 ईयर ओल्ड कामत हैं दिल्ली से। कहते हैं कहीं कहीं हल्की छोटी गांठें इनकी बॉडी पर हो गई हैं, जहां पर फ्लैश एरिया होता है वहां पर हैं। अब ये जानना चाहते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि शरीर में इनके कई जगह पे छोटी छोटी गांठें हैं और जैसा लग रहा है कि शायद काफी समय से ये इस चीज से पीड़ित हैं। तो इसकी कुछ वजह होती हैं जो एब्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि एब्सेस नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि अगर उसका समय से इलाज ना किया जाए तो ऑब्वियसली फिर वो इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है और वो बहुत समय तक खामोश नहीं रह सकती। अगर इनको ये गांठें बहुत लंबे समय से हैं तो ये लाइपोमा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं फैट डिपोजिशन या चर्बी की गांठ, या न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है जो नसों से गांठें निकलती हैं। तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि ये अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और वो जो भी जांच, जैसे FNAC या कुछ और जांच की सलाह देंगे, वो जांच करवाएं जिससे बीमारी का पता चल सके। मैसेज हमारे पास है, इनका मैसेज है शिमला राजस्थान से दिनेश शर्मा है। कहते हैं इनके एक रिश्तेदार के पंजे में 6 महीने पहले थोड़ा सरिया घुस गया था, काफी इलाज करवाया, रोज पट्टी होती है लेकिन घाव नहीं भरा, डायबिटीज भी नहीं है, उपचार जानना चाहते हैं और अगर आपकी OPD या इसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट मिल सकता है तो मिलना चाहते हैं, जो कि विषय से थोड़ा अलग है। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। जैसा आप बता रहे हैं कि 5-6 महीने हो चुके हैं, पैर में चोट लगे हुए और जख्म है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आप हमारे अस्पताल में आ सकते हैं। मेरी OPD मंगलवार को होती है, ज़रूर आके आप हमसे मिल सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि देखना पड़ेगा अगर 6 महीने में जख्म ठीक नहीं हुआ, क्या खून का दौरा पैर में ठीक है कि नहीं है,
नॉर्मली अगर खून का दौरा पैर में या हाथ में कहीं पे भी ठीक होता है तो जख्म को इतने समय में भर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ और वजह भी होती हैं। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन चल रहा है या आसपास का टिश्यू डेड है जिसको हटाने की जरूरत है, जख्म को साफ करने की जरूरत है, तो ये सारी बातें जख्म देखकर ही बता पाएंगे हम। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक अब कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि आखिर एब्सेस जो किसी भी प्रकार का शरीर में होता है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि एब्सेस को हम मोटा मोटा अगर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल एब्सेस या सुपरफिशियल जो हमें दिखाई देती हैं शरीर के ऊपरी हिस्से पे, हाथ पे, पैर पे, पीठ पे, गर्दन पे, और एक जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स में हो सकती है। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये मानिए शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ एब्सेस ना हो सकती हो। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो लीवर तो मैंने पहले ही बताया था, एब्सेस किडनी में हो सकती है, एब्सेस स्प्लीन में हो सकती है, लंग में हो सकती है, प्रोस्टेट में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है। ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स में एब्सेस हो सकती है। हम इंटरनल ऑर्गन से ही स्टार्ट करें। इंटरनल ऑर्गन्स में एब्सेस मोस्टली एनवायरनमेंट से अंदर जाता है, ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन का सोर्स हमारे खाने पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड, उससे ये इन्फेक्शन अंदर जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में एक जगह जड़ पकड़ लेता है और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तो फिर मानिए इसको पूरा रास्ता खुल गया। अब इस शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी जड़ें जमा सकता है। सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होता है वो होता है लिवर, क्योंकि इंटेस्टाइन का मेजर पोर्शन ब्लड लिवर के थ्रू होके निकलता है। तो लिवर में सबसे पहले ये अपनी जड़ें जमाता है और लिवर के सेल्स को खाकर ये वहां पर एब्सेस बना देता है। लिवर एब्सेस अपने आप में एक खतरनाक बीमारी है जिसका समय से अगर इलाज ना हो तो इन्फेक्शन फैल सकता है, और कई बार मतलब इस केस में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है अगर समय से टाइमली इलाज, ठीक इलाज ना मिले तो। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही ये इन्फेक्शन और भी जगह पे जा सकता है, किडनी में, स्प्लीन में, लंग में या ब्रेन में, जैसा मैंने बताया। ये इन्फेक्शन टीबी का भी हो सकता है। इवन किडनी और स्प्लीन में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी एब्सेस देखी गई है। अगर हम सुपरफिशियल एब्सेस की बात करें, जो हम हाथ पैर की एब्सेस जो ज्यादा कॉमन है देखी जाती है, ये एब्सेस हो सकती है या तो मरीज को किस तरह की कोई चोट लगी, कोई घाव लगी और वो पक गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, या फिर हमारी पूरी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, अगर उसकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाए तो सिक्रीशन अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो एब्सेस को जन्म दे सकता है। बहुत ही गंभीर विषय है, जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं लगता है कि चिंता का विषय बन सकता है ये, अगर समय पर इसका डायग्नोसिस ना किया जाए और अगर हम थोड़ा सा लापरवाही अगर करते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे लिए। कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम महेश है। जी महेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी एक्चुअली मेरे ताऊ जी का बेसिकली बोन कैंसर का प्रॉब्लम है जी, और उनको करीबन 5-7 साल हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए जी। अभी उनको मंथली इंजेक्शन लगते हैं दिल्ली एम्स में, लेकिन क्या हो रहा है कि असल में परेशानी जा नहीं रही है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? मतलब अंदरूनी कोई चोट लगी होगी कभी बचपन में तो उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि पैर दर्द काफी करता है। महेश जी नमस्कार। जैसा आपने बताया आपके ताऊ जी बोन कैंसर से प्रभावित हैं और उनका इलाज चल रहा है कुछ समय से दिल्ली एम्स से, तो महेश जी उसमें एक बात तो है कि हमारा आज का प्रोग्राम से तो वैसे ये लिंक नहीं है, प्रोग्राम हमारा एब्सेस के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं इतना बताना चाहूँगा कि जैसा बता रहे हैं बोन कैंसर है और इंजेक्शन चल रहे हैं, तो क्या ये बोन का कैंसर है या है कहीं और का और वहाँ से ये फैल कर बोन में आया है, इस बात का पता लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज बोन कैंसर में ऑपरेशन किया जाता है, उसको निकाला जाता है या फिर रेडियोथेरेपी करी जाती है, लेकिन अगर ये कैंसर कहीं और से फैलकर बोन में आया है तो फिर इसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि एक बार आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी इनकी जांचें हुई हैं उनके साथ अगर आप हमारे अस्पताल में या जो भी बड़े अस्पताल में आप दिखा सकें तो बेहतर आपको हम बता पाएंगे उसके बारे में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं आप सभी से अनुरोध है, ये कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर आप सुन रहे हैं, इसमें आज का विषय है एब्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एब्सेस, यानी किस तरह के फोड़े शरीर में हो सकते हैं, और डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से बता रही हैं कि शरीर के भीतर भी ये तकलीफ हो सकती है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर आपका सवाल है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में फोन और मैसेजेस के माध्यम से। डॉक्टर साहब एक मैसेज है मुकेश जी का, दिल्ली से, 34 वर्ष के हैं, जानना चाहते हैं कि लिवर एब्सेस से कैसे बचा जा सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुकेश जी ने, और मुझे लगता है सभी श्रोता भी इससे जागरूक होंगे। लिवर एब्सेस जैसा मैंने बताया ये एक जो ऑर्गेनिज्म जो इसको करता है उसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये शरीर के अंदर कैसे जाता है? ये शरीर के अंदर जाता है गंदे खाने पीने से। अगर
जो आदमी खाना बना रहा है उसके हाथ साफ नहीं है, या जो खाना खा रहा है उसके हाथ साफ नहीं है, और गंदा पानी, अगर पानी और सीवर की लाइन मिली हुई है और वहाँ से ये पीने के पानी में ये आ गया है ऑर्गेनिज्म, तो ये मुंह के रास्ते हमारे पेट में जाता है और पेट से होता हुआ ये बड़ी आंत में पहुंचता है और वहाँ पर ये अपनी जड़ें जमाता है, वहाँ पर ये अल्सर करता है, और जैसे मैंने बताया वहाँ से ये ब्लड के थ्रू होता हुआ ये ऑर्गेनिज्म लिवर में आ जाता है। लिवर में इसको एक तरीके से उपजाऊ जमीन मिल जाती है जहाँ पर ये अपना पूरी सल्तनत जमा लेता है, पूरा राज्य, और वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन करता है लिवर टिश्यू का और एक बड़े हिस्से को प्रभावित करके ये लिवर एब्सेस बना लेता है। और फिर मरीज को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं इसके, जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं मरीज को, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको बुखार आना शुरू हो जाता है, काफी कमजोरी, इन्फेक्शन और फैलता है तो बिल्कुल मरीज पलंग से लग जाता है। ये एब्सेस फिर फट सकती है पेट के अंदर या ऊपर चेस्ट में, और सब तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं। तो इसीलिए इससे बचने का जो इन्होंने पूछा है, खाने में साफ सफाई बहुत जरूरी है। पानी के लिए या तो उबाल के पिए या घर में आरओ जरूर लगा हो, क्योंकि असली 80% 90% ये ऑर्गेनिज्म हमारे गंदे पानी से ही शरीर के अंदर जा रहा है। जो इंसान खाना बना रहा हो वो भी खाना बनाने से पहले हाथ धोए, खाना खाने से पहले भी इंसान हाथ धोए, और बाजार से जो हम फल या सब्जी लेकर आते हैं उनको भी खाने पकाने से पहले अच्छी तरीके से बहते हुए पानी में धो लिया जाए। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है हम 80-90% इस बीमारी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी किस तरीके से किसी व्यक्ति को ये पता चलेगा कि उसके लिवर में इस तरह की समस्या हो रही है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि लिवर एब्सेस से ग्रसित जो मरीज है उसको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है, उसको बुखार आने की तकलीफ हो सकती है, पेट फूल जाएगा उसको, और खाने में इंडाइजेशन, सांस लेने में तकलीफ, अगर ये एब्सेस ऊपर फूट गई है तो इस तरह के सिम्टम्स के साथ उसको तकलीफ हो सकती है। और ये लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक किसी मरीज को तकलीफ 5-7 दिन से चल रही है तो मैं सबको सलाह दूंगा कि वो इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या किसी भी सामान्य डॉक्टर? किसी भी सामान्य डॉक्टर से, फिजिशियन या सर्जन से मुलाकात कर सकते हैं। वो जरूरी जांचें और इन्वेस्टिगेशन कराएगा जिसमें अल्ट्रासाउंड प्रमुख है और इस बीमारी का खुलासा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जोगिंदर सैनी बोल रहा हूँ जी, फरूखनगर। जोगिंदर जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैडम जी, जैसे कि हाथ पैरों में बाल तोड़ से निकल जाते हैं, अब फोड़े से बन जाते हैं, वे बाद में चल के पक जाते हैं, तो उन जैसे वे पकने से पहले कोई रोकथाम है, कोई दवाई है जो कि वो रुक जाए पहले पकने से पहले? जरूर। जैसा कि आप जिसको एक आम आदमी बाल तोड़ कहता है, बिल्कुल सही बात है, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। और जैसा मैंने प्रोग्राम में बताया था कि हमारी पूरी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, उसमें हेयर ग्लैंड्स भी हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं। अगर किसी वजह से इनकी ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, या आपने जैसे बाल तोड़ बोला कि वो बेसिकली ग्लैंड में अगर सूजन आनी शुरू हो गई और उसकी सीक्रेशन बाहर नहीं आ पा रही है, तो वो भी पस या मवाद या एब्सेस बना सकता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने बात की कि हम क्या इसको शुरुआती स्टेज में ही रोक सकते हैं इन्हें, बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत में स्वेलिंग होती है जिसको हम सेलुलाइटिस या इंड्यूरेशन या इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। अगर उस स्टेज पे ही हम डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह ले लें और वो दवाइयों से, एंटीबायोटिक से, दर्द और सूजन की दवाइयों से इसको ठीक कर सके तो अच्छी बात है। क्योंकि एक बार अगर मवाद बन जाती है तब फिर मवाद को चीरा लगा के निकालना पड़ता है और एंटीबायोटिक का कोर्स भी खाना पड़ता है। लेकिन मवाद बनने से पहले अगर इंड्यूरेशन या जिसको हम सूजन कहते हैं उसी स्टेज पे अगर इलाज शुरू हो जाए तो मवाद बनने से रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जोगिंदर जी। श्रोताओं, आप भी हम तक पहुँच सकते हैं फोन और मैसेजेस के माध्यम से। फिलहाल एक संदेश हमारे पास है अनमोल गुप्ता जी का, 34 ईयर्स इनकी एज है, सरिता विहार दिल्ली से हैं। कहते हैं कि इनके राइट आर्म में एक गांठ है, पिछले 8 साल से दर्द नहीं है उसमें और ना ही ये बढ़ता है, अपनी जगह पर बिल्कुल वैसा ही है, क्या किया जा सकता है? जैसा कि एक और श्रोता ने पहले ये सवाल पूछा था, अगर कोई गांठ बहुत लंबे समय से है तो ये एब्सेस नहीं हो सकती, इसकी और वजह हो सकती है। जैसे मैंने बताया, लाइपोमा हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकता है। तो इसके लिए अगेन मैं वही कहूंगा, आप डॉक्टर से मिलिए और वो आपको ठीक सलाह देंगे, इसकी कुछ जांचें कराकर, और फिर ये फैसला लिया जाएगा कि क्या इसको निकालने की जरूरत है या नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की ओर। तब तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइंस के जरिए 011 दिल्ली का STD कोड 23421084 एंड 23421080 हमारा नंबर है। मैसेज करना चाहें तो 9868107070 पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी समस्या, नाम और जगह के नाम के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
जी हाँ, बिल्कुल। और इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हो रही हैं बहुत ही विशेष बातें हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर निखिल गुप्ता आज हमारे साथ हैं। आप हैं प्रोफेसर सर्जरी ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। बातें कर रही हैं टाइप्स ऑफ एब्सेस के बारे में, हिंदी में कहें तो फोड़ा या फिर पंसिका जिसको कहा जाता है। और जैसे कि अभी हमने एब्सेस के बारे में बात की, तो डॉक्टर साहब हम बात ही कर रहे थे लिवर एब्सेस के बारे में, और आपने कहा कि वाटर कंटेमिनेशन अगर है या कंटेमिनेटेड फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं लिवर एब्सेस के। तो बाहर का खाना जो है बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशंस लिया जाना चाहिए और कितना रिस्क लोगों को है? सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि स्ट्रीट फूड जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। मैं जानता हूँ कि स्ट्रीट फूड अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है, टेस्टी होता है, सब कुछ ठीक बात है, लेकिन साफ सफाई के मामले में हमको पता है कि वो उन स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरता है। जितना हम उसको अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। खुले में जो कटे हुए फल सब्जियां मिल रही हैं वो एक बहुत ही पोटेंशियल सोर्स है इन्फेक्शन का। कच्चा खाना जिसको हम रॉ फूड कहते हैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खाना उबला हुआ हो, ढंग से तला हुआ हो या फ्राइड हो, क्योंकि तलने से या भूनने से या बेक करने से ऑर्गेनिज्म या वो जो इन्फेक्शन का ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है। जबकि कोई भी चीज अगर हम कच्चे फॉर्म में खा रहे हैं, उसको कटे हुए फल की जैसे मैंने बात करी, या कटी हुई सब्जियां जो खुले में रखी हुई हैं जी, अगर हमको उसको उसी मात्रा में उसी फॉर्म में लेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया कि साफ सफाई का ध्यान हमें खुद भी रखना है। खासतौर पर शौच के आने के बाद साबुन पानी से हाथ जरूर धोना है। खाना खाने से पहले साबुन पानी से हाथ धोना जरूरी है। साबुन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बार बार, सिर्फ पानी से हाथ धोने से बात नहीं बनेगी। साबुन और पानी, खाना बनाने वाला भी साफ सफाई का ध्यान रखे हाथों का, और खाना खाने वाला भी। यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर का भी रोल सही है? देखिए, हैंड सैनिटाइजर का रोल भी सही है, लेकिन हमको भी पता है हैंड सैनिटाइजर्स एक्सपेंसिव भी हैं। हर आदमी के लिए अफोर्ड करना, वो भी दिन में 3-4 बार यूज करना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन कैरी कर सकता है आदमी। कहीं अगर ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे सोप एंड वाटर सब जगह अवेलेबल नहीं है तो वहां पे सैनिटाइजर यूज कर सकता है। लेकिन अगर घर में ही है आदमी तो सोप एंड वाटर से बेटर कुछ नहीं है। और दूसरी एक बात और, जैसे हम लिवर एब्सेस के बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है जो काफी बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर किसी मरीज का लिवर किसी बीमारी की वजह से कमजोर है, जैसे कि हम जानते हैं कि अल्कोहल हमारे लिवर पे असर डालता है, और अल्कोहल या शराब पीने वाले मरीजों का लिवर कमजोर होता है, इन मरीजों का लिवर इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है और उनमें लिवर एब्सेस जल्दी फैलती है और बड़ी मात्रा में देखी जाती है, एज कम्पेयर टू अ पेशेंट जो ड्रिंक नहीं करता, अल्कोहल नहीं लेते। इसलिए ये भी मेरी सभी मरीजों को, सभी श्रोताओं को ये सलाह है कि अल्कोहल का इंटेक कम से कम किया जाए और अपने लिवर को मजबूत करने पे ध्यान दिया जाए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं। हाँ नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। और साथ साथ ही FM रेनबो की पूरी टीम और FM रेनबो के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र अनाथ। बहुत खूबसूरत आपका नाम है। सवाल पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। करमपुरा से बोल रहा हूँ, उम्र मेरी 48 साल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सब जान गए आपको। अब सवाल पूछे आप। हाँ जी, अब आप इजाजत दे तो मैं सवालों का बिल्कुल सर, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं सवालों पे आता हूँ। मेरा पहला सवाल तो ये है, जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें शरीर के ऊपर भी फोड़े फुंसियाँ होते हैं और अंदर भी। अच्छा, अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि देखिए, एक तो शरीर में गर्मी होती है, इससे फोड़े हो जाते हैं। एक बाल तोड़ होता है, इससे फोड़े हो जाते हैं। एक यदि ब्लड में खून मापे खराबी है तो इससे फोड़े हो जाते हैं। एक कुष्ठ रोग अगर होता है तो उससे फोड़े हो जाते हैं। एक कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ काटते हैं, कॉकरोच, तो उससे फोड़े हो जाते हैं। तो जितने भी किस्म के फोड़े होते हैं, क्या इसके लिए निखिल गुप्ता जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है, नीम की पत्तियां खाइए, नीम का पानी पीजिए, नींबूरी खाइए, इससे भी फायदा होता है। थोड़ा मिथ आप ये मेरा दूर करें। बाकी जैसा बिल्कुल, आपका सवाल नोट कर लिया। अब आप डॉक्टर साहब की बात सुने। हाँ जी सर, देखिएगा, आपने जो 2 सवाल पूछे हैं, पहला सवाल आपने बोला कि क्या हम नजदीकी डॉक्टर से विचार विमर्श मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, या किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है। तो मैं कहूँगा आप जरूर सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, और वो ही इसका जांच और इलाज कर सकते हैं। और अगर किसी रेयर केस में उनको लगता है कि किसी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है तो वो डॉक्टर अपने आप मरीज को रेफर कर देंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में या सेंटर में। पहली बात। दूसरी बात आपने पूछी लोकल या देसी इलाज के बारे में, तो मैं कहूँगा देखिए, इन चीज़ों की हमको बहुत ज़्यादा
मैं खुद अपने ऊपर बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, क्योंकि हम इसकी पढ़ाई नहीं करते एलोपैथी में, लेकिन ये ज़रूर है, ये पुराने देसी नुस्खे हैं जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हर तरह की बीमारी से लड़ने में वो मददगार होगी। तो मैं यही कहूँगा, जो भी देसी नुस्खे आप अपना रहे हैं वो कायम रखिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद करती हूँ इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम लिवर एब्सेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि शरीर के और भी हिस्सों को ये प्रभावित कर सकती है परेशानी, तो ब्रेन एब्सेस के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। ब्रेन एब्सेस की मैंने बात करी कि ये सारे जो ऑर्गन्स के एब्सेस है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। अगर किसी मरीज को फॉर एग्जांपल निमोनिया है, यानी कि लंग में इन्फेक्शन है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैल सकता है, और जो इन्फेक्शन का फोकस है या एम्बोलाई है वो ब्रेन में भी जाके अटक सकता है और वहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर देता है। या जैसे हम बात कर रहे थे कि रॉ फूड की, तो रॉ फूड में भी कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अंदर जा सकते हैं जो स्पेसिफिकली ब्रेन को अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के कह सकते हैं कुछ फेवरेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस नाम की एक बीमारी है जो पर्टिकुलरली ब्रेन को अफेक्ट करती है और ब्रेन में जाकर वो एब्सेस बनाती है, और ये काफी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्रेन हमारे शरीर का आप कह सकते हैं मुख्य ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स अगर डैमेज हो जाएंगे इससे, तो वो काफी जानलेवा भी हो सकती है। जी, एक कॉलर है लाइन पर। हेलो, नमस्कार मैम, GS चट्टा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइएगा। डॉक्टर साहब, जो एब्सेशन के बारे में आप बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्या ये मौसम से, ये वेदर से भी हो सकता है शरीर में? हाँ सर, जैसा हमने अभी बात करी कि ये बेसिकली इन्फेक्शन जो है कंटेमिनेटेड खाने पीने से अंदर जाता है, और हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ कह लीजिए, या वो जल्दी सड़ती हैं। 24 घंटे से ज्यादा अगर रखी हो फल सब्जियां तो, और ठंडे में ना रखी हो, टेम्परेचर कोल्ड चेन मेंटेन ना करी हो, तो वो सड़ने का या उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर हम उन कटी हुई फल सब्जियों का सेवन करें तो वो इन्फेक्शन हमारे अंदर जा सकता है। इसीलिए सब तरह के इन्फेक्शन जो गर्म देश हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। अगर हम कंपेयर करें इसको वेस्टर्न वर्ल्ड से, जहां मोस्टली 12 महीने ठंड रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, वहां पे इस तरह की चीजें बहुत कम देखी जाती हैं। और हमारे देश में जहां साफ सफाई के भी इतने नियम कड़े नहीं हैं और गर्मी भी साल के 8-9 महीने रहती है, तो इस तरह के केसेस हमारे यहाँ ज्यादा देखे जाते हैं। तो बेसिकली हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो गोलगप्पे लोग बाहर एंजॉय करते हैं खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है तो ठंडा ठंडा पानी पीना होता है, वो सब कम करना पड़ेगा। साथ ही आपने कहा कि कटे फल नहीं खाने हैं, तो चाट वगैरह भी बाहर अवॉइड करें तो देखिए, क्योंकि आपने गोलगप्पे का नाम लिया, मैं श्रोताओं को गोलगप्पे के सुख से वंचित नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गोलगप्पा भी एक बहुत ही बड़ी वजह है खासतौर पर उसका पानी। जी, पानी की तो बात हो रही है। तो किस तरह का पानी वो इस्तेमाल कर रहा है दुकानदार, ये हमको नहीं पता, और किस तरीके के हाथों से वो खिला रहा है। बिल्कुल। तो और गर्मी में तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि पसीना है और भी तरह की समस्याएं हैं। जितना कम बताएं उतना अच्छा। एक्सप्लेन करके तो फिर अपना ही दिल दुखता है। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं। नेहा बेनीवाल जी को रघुविंदर सिंह चट्टा का नमस्कार। नमस्कार रघुविंदर जी, सवाल पूछें आप। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है, नमस्कार पहले उनको। नमस्कार चड्डा जी, बताइएगा। जो हम पैक्ड फूड खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, वो उससे ये बीमारी ज्यादा होती है कि या कभी भी कैसे भी हो सकती है? देखिए सर, अगर जैसे मैंने बताया, पैक्ड फूड में ये बहुत जरूरी है कि कोल्ड चेन मेंटेन करी हो। कोल्ड चेन का मतलब है कि पैक्ड फूड को काफी ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हमने किसी अच्छी जगह से वो खाना लिया है, जिन्होंने लंबे समय तक उस खाने को कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो ये उम्मीद है कि उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रही होगी और उस खाने में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोल्ड चेन बीच बीच में टूटी है, यानी कि वो जो ठंडा टेम्परेचर उसको चाहिए होता है कभी कभी बीच बीच में वो नहीं मिला है, तो उस खाने में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए जैसा कहा जाता है कि ताज़ा खाना सबसे बढ़िया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम ताज़ा खाने को और पैक्ड फूड को कंपेयर करें तो बिल्कुल ताज़ा खाने का कोई मुकाबला नहीं। ताज़ा उबला हुआ गर्म खाना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर कोई चारा नहीं है और हमें पैक्ड फूड खाना ही है, तो अच्छी जगह से लिया हुआ हो, जिससे कि हम कोल्ड चेन इंश्योर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है। 34 ईयर ओल्ड अरुण है दिल्ली से।
इनका सवाल है, क्या एनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट सर्जरी ही है और एब्सेस निकल रहा है, ओपनिंग से पस भी निकल रही है, और बता रहे हैं MRI में 2.6 सेंटीमीटर उसका साइज आया है और 6 o'clock पोजीशन है। इस तरह से जानकारी इन्होंने साझा की है। जरूर जैसा आपने ये बताया है MRI की फाइंडिंग्स कि एनल फिस्टुला से ग्रसित हैं और पस डिस्चार्ज भी आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, एनल फिस्टुला 95% केसेस में सर्जरी करनी पड़ती है और वो फिस्टुला का ट्रैक्ट को निकाला जाता है, पस को भी ड्रेन किया जाता है, कुछ समय पट्टी चलती है और फिर मरीज ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए सर। एक कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं। मेरा नाम खचेड़ू सिंह है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछे खचेड़ू जी। मेरे हर्पीस हो गई जी, हर्पीस। जी बताएं आगे। तो ये जांग में निकली, ये जांग में निकल के पार हो जाती है हर्पीस, वो उसकी वजह से मेरी टांगों में बहुत दर्द रहे जी। जी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस टाइम तो 83 साल है जी। तो सर देखिए, जरूर आपका सवाल भी हमारे आज के प्रोग्राम के विषय से तो संबंधित नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हर्पीस बेसिकली एक वायरस है। हाँ और जी। ये इससे वायरस का इन्फेक्शन बचपन में ऑलमोस्ट सभी लोगों को होता है, उसके बाद ये शरीर में चुपचाप एक जगह कोने में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, चाहे डायबिटीज की वजह से, चाहे बढ़ती उम्र की वजह से या किसी भी और वजह से, तो ये वायरस दोबारा से ग्रो कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है और ये हमारी नसों को प्रभावित करता है, नर्व्स को, जिसकी वजह से काफी दर्द रहता है मरीज को। और इसकी एंटीवायरल थेरेपी खाने से, दवाई खाने से जो 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है, वायरस मर जाता है, लेकिन दर्द उसके बाद भी काफी समय तक रह सकता है, जो धीरे धीरे जाता है। तो हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही आपका दर्द जाए और आप इस बीमारी से उबरें। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास है, जिसमें हमारे पास मैसेज है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। कहते हैं, हालांकि इस तरह के सवाल का आप जवाब पहले भी दे चुके हैं, जहां गांठों की बात हो रही है। कहते हैं कि पैर की उंगलियों के पिछले भाग में और पैर के निचले भाग में एक टाइट सी गिल्टी गांठ हो जाने पर क्या करें, और अगर 5 से 6 महीने हो गए हैं तो क्या गंभीर समस्या हो सकती है, और क्या ज्यादा मीठा खाने से फोड़े फुंसी पनप सकते हैं? देखिए, इनके सवाल के 2 हिस्से हैं। जैसा ये पैर की गांठों के बारे में बात करी, जैसा ये बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके शायद पैर में कॉर्न है और कौन काफ़ी लंबे समय से रहता है और सख्त है, चलने फिरने में दर्द हो सकता है। तो वही मेरी सलाह रहेगी कि आप डॉक्टर से मिलें, और काफ़ी तरह के इलाज संभव है, लगाने की ट्यूब, दवाई, कॉर्न कैप, और अगर वो सब भी काम नहीं करेंगे तो कभी कभी कॉर्न को हमें काट कर निकालना भी पड़ता है। और दूसरा सवाल था इनका, मीठा खाने से क्या फोड़े फुंसियां होते हैं शरीर बिल्कुल में? मीठा खाने से, अगर मरीज को ऑलरेडी डायबिटीज है या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, या मरीज को नहीं पता कि उसे डायबिटीज है और वो मीठे का अधिक सेवन करता है, तो बिल्कुल इस तरह के इन्फेक्शन, मवाद, पस बनने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ मनोहर लाल जी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक ब्रेक की ओर, और आप हम तक संपर्क भी कर सकते हैं 9868107070 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फोन मिलाए 23421084 और 23421080 पर। मेरा नाम है नेहा, सुन रहे हैं आप रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी दिल्ली पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आकाशवाणी रेनबो दिल्ली 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मेरा नाम है नेहा और बातें हो रही हैं टाइप्स ऑफ एब्सेस विषय पर। एब्सेस के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, फोड़े जो शरीर के अंदर और बाहर हो जाते हैं। डॉक्टर निखिल गुप्ता हमें बहुत से सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की लिवर एब्सेस के बारे में, ब्रेन एब्सेस के बारे में, और किस तरह के इसके सिम्टम्स एंड कॉजेज होते हैं। अब बात करना चाहूंगी मैं, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है जब एब्सेस शरीर में अलग अलग हिस्सों में हो जाता है। देखिए, एब्सेस का मुख्यतः 2 तरह के ट्रीटमेंट है, या मैं कहूँगा दोनों ही साथ, दे गो हैंड बाय हैंड, साथ साथ चलते हैं। जिसमें एक प्रमुख है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी हर पेशेंट में जिसको भी एब्सेस बनी है, चाहे शरीर के बाहरी हिस्से में, चाहे अंदरूनी हिस्सों में। और दूसरा होता है एब्सेस को हमें ड्रेन करना पड़ता है, यानी कि जो पस बन गई है उसको निकालना पड़ेगा। जो शरीर के बाहरी हिस्सों में पस बनी हुई है, हाथ में या पैर में, जिस तरह की हम बात कर रहे थे, फुंसी या पस वाली फुंसी बन गई है अगर, तो उसको हमको चीरा लगा के, जिसको हम इंसिजन एंड ड्रेनेज बोलते हैं, छोटा चीरा लगा के उस पस को निकाल देते हैं। उस पस को जांच के लिए भी भेजते हैं, जिससे पता चले कि कौन सी एंटीबायोटिक इस मरीज में काम करेगी। और फिर कुछ दिन उसकी जख्म की पट्टी चलती है और मरीज ठीक हो जाता है। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स के एब्सेस की बात करें, जिसमें लिवर प्रमुख है, लिवर एब्सेस की हम बात कर रहे थे, अगर एब्सेस बड़ी है या ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो फटने वाली है, तो उसमें भी
अल्ट्रासाउंड में देखकर सुई डालकर उसको निकाला जाता है, एस्पिरेट किया जाता है। कभी कभी उसमें ड्रेनेज पाइप भी डाला जाता है जो कुछ दिन रहता है, जिससे कि अगर नई पस बनती रहे तो उस पाइप के थ्रू बाहर निकलती रहे। और साथ साथ ही मरीज को एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है 10 से 12 दिन का, और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज में एब्सेस की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई है, जैसे अगर उसकी एब्सेस फट गई है पेट के अंदर या ऊपर थोरेसिक कैविटी में, जिसे हम चेस्ट कहते हैं, वहाँ पे, तो कई बार चेस्ट में भी ट्यूब डालनी पड़ती है या कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जिससे कि जो पेट के अंदर मवाद फैल गई है उसको वॉश करने के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो कि किसी व्यक्ति की एज ज्यादा है, मान लीजिए वो 60+ है, तो क्या समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है ऐसी स्थिति में अगर एब्सेस है तो? बढ़ती उम्र के साथ बिल्कुल एब्सेस और उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ जाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ मरीज की इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, उसके शरीर की बाकी ऑर्गन जैसे लंग और हार्ट भी काम करना कम कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत, और अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो ऑपरेशन को झेलने की हिम्मत भी ऐसे मरीज में कम हो जाती है। अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो हो सकता है ऑपरेशन के बाद इस तरह के मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना पड़े, तो इनकी रिकवरी भी स्लो हो जाती है और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इनका लंबा खिंच सकता है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर थे लाइन पर। हेलो, मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, मेरी कॉल कनेक्ट हो गई थी। जी जी। तो ऐसा है कि मैं अपना खून की जांच, ब्लड की जांच पड़ताल भी करवा, बिल्कुल साफ है, और ओ पॉजिटिव मेरा जो है वो ब्लड ग्रुप है। तो अब मैं जानना ही चाहता हूँ कि कभी कभार, जैसे गर्मी के दिनों में, सर्दी में तो खैर ऐसा नहीं होता है, फोड़े जो है हो जाते हैं पर वो खुद ब खुद फिर दब जाते हैं, या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कोड़े मारते हैं उससे फोड़े होते हैं, या गर्मी ये गैस के पास गए, चूल्हे के पास गए, हाथ वाथ जल गए, उससे फोड़े हो जाते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, ब्लड में तो कोई खराबी नहीं है, फिर ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब, क्या वजह है इसकी? तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने ब्लड के टेस्ट करा लिए हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने उसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी और लीवर के जो ब्लड टेस्ट होते हैं आपने वो सब करा लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो सब ठीक भी आए होंगे। और अगर उस सब के बावजूद भी आप ये जो बता रहे हैं इस तरह का, तो ये हो सकता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती हो, और जब भी आप उस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे, जैसा बता रहे हैं, कुछ फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं, और जो समय अपने आप ही बिना दवाई के कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। तो ये ठीक भी हो जाती है। तो ये एलर्जी के लक्षण ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा ये नोटिस कीजिए कि आपको किस चीज़ से ये हो रहे हैं, और ये बेहतर है कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। ठीक है साहब। श्रोताओं, इनकी तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समय बहुत हमारे कार्यक्रम का कम रह गया। अब भी अगर आपके पास एब्सेस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर निखिल गुप्ता, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नंबर दोहरा देती हूँ, मैसेज करना चाहें तो 9868107070 नंबर है, और साथ ही फोन घुमाना चाहते हैं तो 011 दिल्ली का एसटीडी कोड नंबर रहेगा 23421084 और 23421080। लेकिन जब तक आपका फोन कॉल या मैसेज मेरे पास नहीं है, मैं हूं ना आपके सवाल पूछने के लिए यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कहा कि पस पड़ती है जब भी एब्सेस की बात होती है, तो लड़कियों को खासकर, हालांकि लड़कों में भी ये होता है, पिंपल्स बहुत होते हैं, उसमें भी पस पड़ जाती है। इज इट अ टाइप ऑफ एब्सेस? देखिए, उसके लिए टर्म एब्सेस एप्रोप्रिएट टर्म नहीं होगा। अच्छा। पर हाँ, छोटी छोटी फुंसियाँ जरूर बन जाती हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्किन की, जिसको एक आम आदमी फुंसी कहता है, वो मोस्टली पस बनने से पहले ही वो अपने आप ठीक हो जाती हैं जी। क्योंकि जैसे हमने बात करी, एज रिलेटेड है, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से जी। और ये जो ग्लैंड्स हैं, सिक्रेशन बढ़ जाती है, और ओपनिंग अगर एडुकेट नहीं है तो अंदर कलेक्शन हो जाता है, और वो धीरे धीरे लेकिन एब्जॉर्ब भी हो जाता है। गांठे, पिंपल्स बनते रहते हैं, एब्जॉर्ब होते रहते हैं। लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल कभी कभी कोई पिंपल में जो लंबे समय तक रहे, उसमें फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और पस बन सकती है, जिसके लिए फिर डॉक्टर की सलाह से उसको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है। जबकि हमको पता है कि पिंपल्स के लिए नॉर्मली किसी भी तरीके की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो, जिसे हम कहते हैं कि पक गया, कभी कहते हैं या सूज गया, इसका मतलब होता है कि उसने अब इन्फेक्शन पकड़ लिया है। अगर इन्फेक्शन की वजह से अब उसमें साइज बढ़ गया है, पस बन गई है, दर्द काफ़ी हो रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। और अगर डॉक्टर को लगता है कि पस ज़्यादा बनी है और उसको ड्रेन करना पड़ेगा, तो कभी कभी उसको निकालना भी पड़ता है पस को जी। ये तो रही पिंपल्स की बात, लेकिन शरीर पर कई बार छाले हो जाते हैं, जैसा अभी किसी ने फ़ोन पे भी पूछा था, जलने से कई बार छाला हो जाता है, या माउथ में कई बार अल्सर्स हो जाते हैं। तो
इज इट अ टाइप ऑफ एब्सेस नहीं, या कुछ इससे जुड़ा हुआ है? जी वो अलग है। अल्सर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी सुपरफिशियल लाइनिंग जिसको हम कहते हैं उसमें किस तरीके का डैमेज है, चाहे वो ट्रॉमा चोट लगने की वजह से हो, चाहे वो कई बार दांतों के बीच में दांत से कट जाता है उसकी वजह से हो, या कुछ हमने ज्यादा गर्म खा लिए उसकी वजह से, या कोई चुभ गया हमारे हाथ पैर में, तो वो अल्सर है। अल्सर अलग है और एब्सेस अलग है, और अल्सर का ट्रीटमेंट भी उसके कॉज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आखिरी कॉलर फोन आज के जो होंगे वो उन्हें मैं लाइन पर लूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, सवाल पूछें, अपना नाम बताएं पहले। जी, कस्बा किठौर, जिला मेरठ से सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी। जी जी, सवाल पूछिए साहब। गमोरिया हो जाती है बच्चों के भी बड़ों के भी, सर इसमें क्या ध्यान रखें खाने पीने का, कुछ बताएं आप। आपने तो मेरा ही सवाल पूछ लिया। जी जी हाँ, ये मौसम चल रहा है। जी जी बिल्कुल सर। इसमें सलाउद्दीन जी पहली सलाह तो मेरी ये रहेगी कि जैसा आपने खुद ही बोला कि गर्मी के मौसम में ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा गर्मी से अवॉइड किया जाए। जिस समय बिल्कुल चिलचिलाती धूप जो होती है दोपहर का समय, उस समय उनको बाहर जाने के लिए थोड़ा मना किया जाए। उस समय अच्छा है बच्चे अगर घर में रहें तो, और सुबह और शाम अपना बाहर खेलने कूदने जाएं तो बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, इस मौसम में पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, पानी का सेवन बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पीने की चीज़ें किसी भी मात्रा में, चाहे वो पानी हो, चाहे जूस है, सूप है, नारियल पानी है, दाल का पानी है, शरीर को मतलब हाइड्रेट हमें रखना चाहिए हमेशा। अगर शरीर में पानी की कमी है और धूप से हमारा सामना होता है तो इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने फ़ोन किया और मेरे मन का सवाल आपने पूछ लिया। सो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी घमौरियों की बात आपने की, प्रिकॉशंस भी आपने बता दिए, लेकिन जब ये हो जाती हैं घमौरियाँ, हमारे खासकर कमर पे बहुत होती हैं, हाथों पर भी होती हैं, इवन माथे पर भी हो जाती हैं, तो लगा कुछ ऐसा, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह कुछ रेकमेंड कर सकते हैं जो हम घर में अपने किचन में देख लें, या ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन हम ले सकते हैं? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की, जैसे आपने बताया, धूप की वजह से हो गई हैं, तो इस पे बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और दिन में मैं कहूँगा 2 बार नहाइए। अगर कोई आदमी जो ऑफिस में जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं, आने के बाद शाम को एक बार जरूर ठंडे पानी से नहा लें अगर, तो उनको काफी इसमें आराम मिलेगा। बाकी हमने जैसे एब्सेस के बारे में आज पूरा विषय हमारा रहा, क्या इसके लिए कभी कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लेनी चाहिए या सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, इसमें मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा कि एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर ले, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कई तरह की होती हैं और इन्फेक्शन भी अलग अलग तरीके के हैं। कौन सी एंटीबायोटिक का प्रयोग किस तरह की मवाद में या पस में या एब्सेस में करना है, ये आपका डॉक्टर ही बेहतर बता पाएगा। इसलिए सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि एंटीबायोटिक्स का सेवन अपने आप ना शुरू करें, क्योंकि उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो हम काफी देख रहे हैं वो उभर सकती है जी। डॉक्टर से परामर्श करें और वही आपको ठीक एंटीबायोटिक का सेवन कौन सी लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, कितने दिन लेनी है, ये वही बता पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और अब समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलते चलते कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ टिप्स हमारे लिसनर्स को आप देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रखें और किसी तरह का एब्सेस उनके शरीर में एक तो ना हो, और अगर हो जाता है तो वो तुरंत अपना डायग्नोसिस करके डॉक्टर साहब के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। अगर हम आज के प्रोग्राम को समराइज करें, इन शॉर्ट में बताना चाहूँ सभी श्रोताओं को, खाने पीने में साफ सफाई हमारा पहला पॉइंट। खाना खाने वाला भी और खाना बनाने वाला भी खाने से पहले साबुन पानी से हाथ धोए, शौच से आने के बाद साबुन पानी से हाथ धोए, पहली बात। दूसरी बात, पानी का अधिक उपयोग, पानी और पीने की अन्य तरल पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं। तीसरा, हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, जिसमें कि जो चीज़ें खुले में मिल रही हैं खाने पीने की, कटी हुई फल सब्जियां जितना अवॉइड हो सके उतना अच्छा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उबाल के ले सके उतना अच्छा है। पानी या तो उबाल के पिए, या आरओ हो या फिल्टर हो। सबसे अधिक ज़रूरी, सबसे अधिक एम्फेसाइज में पानी पे ही करना चाहूँगा कि पानी पे ज़रूर ध्यान दिया जाए। अगर पानी में किस तरह की बदबू आ रही है या कुछ चीज़ दिखाई दे रही है कि पानी शायद साफ़ नहीं है, उसका बिल्कुल उपयोग ना करें और उसकी शिकायत दिल्ली जल बोर्ड में करें। और बाकी शराब का सेवन कम से कम करें। शराब से हम सबको पता है लिवर हमारा कमज़ोर होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इन सब के सावधानियों के बावजूद भी अगर किसी भी समय मरीज को ऐसा लगता है कि उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, किस तरीके से पस या मवाद या एब्सेस की शंका है, तो वो देर ना करे और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिले। बिल्कुल, अगर आपके सारे सजेशंस को हमारे लिसनर्स फॉलो करेंगे तो उनको एब्सेस जैसी कोई समस्या होगी नहीं, और अगर फिर भी होती है तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। और डॉक्टर निखिल गुप्ता को भी आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में।
जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। सो लिसनर्स, ये था आज का रेडियो डॉक्टर। बात की हमने टाइप्स ऑफ एब्सेस के बारे में और इससे जुड़े बहुत सी बातें हमने जानी और पता किया कि किस तरीके से ये बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जागरूकता और सही समय पर डायग्नोसिस करके सही इलाज के साथ हम इस समस्या से बिल्कुल अपने आप को बचा सकते हैं और अपने सगे संबंधियों को भी बचा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम के बारे में आपका कोई भी फीडबैक है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ ही कार्यक्रम यही मैं नेहा समेट रही हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही आकाशवाणी दिल्ली रेनबो के साथ बने रहिए। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।